नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 5-6 महीने का वक्त बचा है। इससे लेकर तैयारियां भी तेज है। तमाम राजनीतिक दल तमाम तरह के वादे और ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा है जो काफी अहम है। उसे कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है और वो मुद्दा है बिहार में रोजगार का। रोजगार के मुद्दे पे कोई भी पार्टी हो, खुलकर बात नहीं कर रही। कहीं ना कहीं इस मुद्दे की जितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उतनी इंटेंसिटी के साथ इस पर बात नहीं हो रही, जिस वजह से छात्रों को भी बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, तो फिर आखिर बिहार सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे प्राइवेट नौकरियां बढ़े, जिससे लोगों को पलायन न करना पड़े, वो अपने ही राज्य में रहकर नौकरी कर सके। चलिए, इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले अपने दर्शकों से भी एक खास अपील करना चाहूंगी कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिले, आपके सवालों को सही दिशा मिल सके। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, आजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, दिलीप कुमार जी छात्र नेता, रोशन कुमार जी छात्र, सनी कुमार जी छात्र, धीरेश कुलश्रेष्ठ जी अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दिलीप जी से करना चाहूंगी। दिलीप जी, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से छात्रों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्या कमी आ रही है? क्या रोजगार के मुद्दे को उस इंटेंसिटी के साथ नहीं उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल। बिहार में देश में सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में ही आ रही है और इसके लिए हम हम्म। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन वो बहाली सही से नहीं आ रही है, नियुक्ति सही से नहीं हो रही है। वैकेंसी आ रही है 1 लाख तो नियुक्त हो रहे हैं 40,000, बाकी सीटें खाली रह रही है। और उसमें भी बिहार से बाहर के हजारों लोग फर्जी तरीके से आ रहे हैं, फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट बनाकर, आ रहे हैं। तो मिसाइल लागू नहीं है। तो दिक्कत यह है कि जो मिसाइल लागू हो बिहार में सभी सरकारी नौकरियों में, पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो। जितनी सीटों पे बहाली आती है उतनी सीटों पे नियुक्ति भी हो, स्कूल में हो चाहे जिस पद के लिए आवे उतना नियुक्ति भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अब देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए 6 महीना से अभ्यर्थी सड़क पर है। तो ये क्यों नौबत आ रही है? नौबत नहीं आनी चाहिए। पेपर बिल्कुल। लीक की समस्या है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया यहाँ भी है। और पलायन रोकने के लिए यहाँ कोई रोजगार धंधा, कोई उद्योग नहीं लगाया गया, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जा रही है। तो पलायन कैसे रुक सकता है? ये तो आप सरकारी नौकरी ही एकमात्र साधन है रोजगार का बिहार में, और उसमें भी आप तो मिसाइल लागू नहीं किया, जिसके चलते हजारों लोग बाहर से आ रहे हैं। और बिहारी को बाहर जो है सिलेक्ट नहीं होने दिया जाता है, फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है। बिहार से बाहर लगभग कह लीजिए सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में डोमिसाइल लागू है, चाहे प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, या कुछ राज्यों में दोनों तरह से लागू है। लेकिन बिहार में क्या है, भंडारा चल रहा है, सरकारी नौकरी में भंडारा चल रहा है। कोई भी आ जाओ और नौकरी लेके चले जाओ, यूपी में बैठे रहो, झारखंड में बैठे रहो, वहां से अटेंडेंस बना लो, स्कूल में मत जाओ, पैसा उठाते रहो। ऐसा भी खेल चल रहा है। फर्जी आवासीय बनाकर, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर बिहार में शिक्षक बन गए, और वो नौकरी भी है। यहाँ का आरक्षण का भी लाभ ले लिए। मेरे पास पूरा प्रूफ है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और कुछ लोग जो जी। बोल रहे हैं अभी कि डोमिसाइल कैसे लागू हो सकता है, पूरा हमारे पास प्रूफ है किस राज्य में किस तरह से डोमिसाइल लागू है। अगर आप कहिएगा तो हम एक एक स्टेट का बता देंगे कि कहाँ पे कैसे डोमिसाइल लागू है। तो इस तरह से बिहार के युवाओं की हकमारी हो रही है। इसलिए बिहार में डोमिसाइल लागू हो, जो वैकेंसी आती है उसको सही से पूरा किया जाए, सभी सीटों पे बहाली पूरी हो, पारदर्शिता के साथ पूरी हो, और पेपर लीक ना हो, सही समय पे वैकेंसी। आप देखिए बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 1.5 साल हो गया, अभी तक परीक्षा की तिथि नहीं आई है। दरोगा की नई वैकेंसी 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे, नहीं आई है। बीएसएससी सीजीएल 4 2 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे, नहीं आई है। बीपीएससी टीआरई 4 1 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। डोमिसाइल के साथ वो वैकेंसी जल्द आनी चाहिए। एसटी डोमिसाइल के साथ जल्द आनी चाहिए। तो वैकेंसी तो बहुत है, लेकिन सरकार वो भी नहीं निकाल रही है।
सिर्फ एक कह रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे रहे हैं, इतना नौकरी दे रहे हैं, जबकि ये वैकेंसी जो है, ये सारी वैकेंसी 5 साल 7 साल पहले की है। उस समय ये वैकेंसी आनी चाहिए थी, जो नहीं आई, वो अब आ रही है चुनाव के समय में। खैर चलिए, चुनाव के समय ही सरकार अगर वैकेंसी निकालती है तो उसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और हमने कहा भी कि देश भर में सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में आ रही है, और इसके लिए बिहार सरकार को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं है, आंसर की आप नहीं बताते हैं, कटअप नहीं बताते हैं, मार्क्स नहीं बताते हैं अभ्यर्थी को, तो ये कैसी बहाली आप कर रहे हैं? सिर्फ बीपीएससी को छोड़ दीजिए, तो दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में आंसर की नहीं जारी होता है, मार्क्स नहीं बताया जाता है, मतलब रोल नंबर का एक पीडीएफ जारी होता है। तो ऐसी बहाली हो रही सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में, तो ऐसा नहीं चलेगा, और सभी बहाली में डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल, जी। फिर आपका रुख करेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं, तो सीधे रुख करना चाहूंगी सनी जी का। सनी जी, क्या लगता है आपको, कब तक आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्योंकि लगातार आप लोग अपने मुद्दे को उठाते हैं, आखिर कहाँ कमी है? कब तक ये रोजगार को लेकर आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए मैम, क्या धन्यवाद सभी कमी है को। सनी और जी? दिलीप भैया से यहाँ पर कनेक्टेड है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको यहाँ पर पैनल पर स्वागत किया गया। देखिए, हम लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, हम लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। जैसा दिलीप भैया बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के राज्य में, माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में इतना वैकेंसी तो आया है, सच में इतना वैकेंसी आया है, लेकिन हकीकत में ज्वाइनिंग कितना को किया जाता है, ये सोचने की बात है। हम लोगों को डाटा दिखा दिया जाता है, 9,14,000 का बैनर दिखता है, हम लोग का वैकेंसी आया था 87,774 पोस्ट पे, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग 50% से भी कम ज्वाइनिंग कराया जाता है। हम लोग आखिरकार रोजगार के लिए ना फॉर्म भरते हैं। हम लोग टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, बहुत सारे अभी हमारे साथी टीआरई 1 से ही लटके हुए हैं, यानी कि वो टीआरई 1 में नहीं सफल हो पाए, टीआरई 2 में मतलब कि जितना मार्क्स था उतना मार्क्स ला करके रह गए, फिर टीआरई 3 में भी इसी प्रकार से जितना मार्क्स था ला करके रह गए, जैसे हम हैं। तो सरकार ये डाटा का खेल खेल रही है, ये सभी युवाओं को पता है। तो ये डाटा का खेल ना खेलते हुए, जैसे आपको अगर इच्छा है तो 40,000 वैकेंसी निकालिए, लेकिन जितना वैकेंसी निकालिए उतना पूरी तरीके से ज्वाइनिंग होना चाहिए। और हमारे दिलीप भैया जैसे जिस तरीके से ये संघर्ष करते आए हैं, हम इनके मतलब कि बस यही रास्ते पर हम लोग भी चलना चाहते हैं कि सर देखिए मैम, क्या है ना कि हम लोग अब सह नहीं सकते हैं, सहने का क्षमता खत्म हो गया है। जिस तरीके से हम लोग कितना, जैसे हम दरोगा का भी तैयारी करते हैं मैम, तो वहां पर भी ऐसा लगता है ना कि जैसे हम लोग का माने कि हर जगह से एक भय अंदर हो गया कि जितना वैकेंसी निकलता है शायद उतना पर ज्वाइनिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग बीपीएससी का टीआर 3 के अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम यहाँ पर भी तो होना चाहिए था ना। तो सारा जगह ये सरकार खेल खेल रही है, झूठ मूठ का। ये 9,14,000 का वैकेंसी का डाटा दिखाती है, और ज्वाइनिंग कितना के कराती है ना, ये हम लोग अगर कुछ वो बोलेंगे खुल करके तो सीधे कार्रवाई होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग सीएम आवास पे गए थे, हम लोग गर्दनी बाग में बैठ करके अभी भी मांग कर रहे हैं। वहां पर हमारा पंडाल हटा दिया गया था, जो टेंट बना करके हम लोग लिए थे रेंट पे, उसको हटा दिया गया, फिर हम अपने तरीके से बनाए उसको हटा दिया गया है। तो ये सरकार किस तरह से हम लोगों के साथ चाल कर करके, मतलब कि किस तरह से हमारा मुंह बंद करना चाहती है, यही नहीं समझ में आता है कि हमारा मुंह एक का बंद कीजिएगा कि और भी जैसे वहां पर बहुत सारे हमने देखा कि बेल्ट्रॉन वाले हैं, बहुत सारे बिहार पुलिस वाले क्या बोलता है EWSNCL को लेकर के वहां पर मुद्दा उठाता। तो क्यों इस तरह का मुद्दा उठाता है? बिहार में अच्छी तरह के स्वच्छता पूर्वक मतलब कि वैकेंसी निकलता ही नहीं है। वैकेंसी निकले उस पर ज्वाइनिंग तो होना चाहिए ना। चलिए ठीक है सनी जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी रोशन जी का। रोशन जी, क्या लगता है आप कमी कहाँ है? क्यों आप लोगों को उतनी नौकरियां, क्यों युवाओं को उतनी नौकरियां नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण डोमिसाइल है सरकारी नौकरियों में। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर का बात है, प्राइवेट सेक्टर में सरकार का मंशा सही नहीं है, और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है, अभी देखे होंगे आप, बोरिंग रोड चौराहा पे आप खुलेआम जो है तो बंदूक लहरा रहे हैं अपराधी, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं हत्या हो रहा है। तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना पड़ेगा बिहार में। और बाहर से जो भी बिजनेसमैन व्यापारी आएंगे, उद्योग धंधा लगाएंगे, उसके लिए आप लोग को वेलकम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का नेता क्या है, यहाँ का जो स्थिति बना हुआ है अभी, जिस एरिया में जो है तो उद्योग धंधा लगाए जाएंगे, वहां के मंत्री, वहां के विधायक उनसे कमीशन मांगेंगे, टैक्स मांगेंगे, रंगदारी मांगेंगे, इस वजह से नहीं आ पाते हैं। और सरकार को एक बेहतर माहौल जब तक नहीं डेवलप करेंगे ना, सरकारी नौकरी से आप ठीक है कुछ हद तक रोजगार दे पाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे कि गुजरात में अभी देख लीजिए, गुजरात का प्रति व्यक्ति आय है 2,73,558 गुजरात का, जबकि बिहार का है मात्र 66,000। जबकि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों का वैकेंसी बिहार में ही आता है।
लेकिन ये जो डेटा है 2,73,558 गुजरात का, ये बिजनेस और व्यापार के दम पे है। अभी दिल्ली का ये स्थिति है, हम लोग दिल्ली में रहते थे, यूपीएससी का तैयारी करते थे। दिल्ली में जो उद्योग लगा हुआ है, वहाँ का जो बिजनेसमैन है, वहाँ पे जो बिजनेस करते हैं, वहाँ जो मजदूर है, सारा बिहार का है। और वहाँ से प्रोडक्ट बन करके भी बिहार आता है, कच्चा माल भी बिहार से ही जाता है, और प्रोडक्ट बन करके भी बिहार ही आता है। क्या वो उद्योग बिहार में नहीं डेवलप किया जा सकता है? बिहार में धंधा नहीं शुरू किया जा सकता है? इसीलिए सरकार को उधर ध्यान देना पड़ेगा और एक बेहतर माइंड सेट रखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। अभी देखिए, बिहार में पहले कितने सारे चीनी उद्योग थे, वो सारे बंद पड़ गए हैं। उन सबको चालू कराने की जरूरत है। किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए गन्ना की खेती के लिए, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लग सकता है, क्योंकि बिहार में कृषि हो रहा है ना, तो कृषि से संबंधित जो भी उसको धंधा लगेंगे, उनको डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए सरकार को। हालांकि सरकार कुछ काम किए हैं युवा उत्थान के लिए, युवा उद्यमी जो है जो लोन वगैरह ये सब दे रहे हैं, लेकिन और ज्यादा काम करने की जरूरत है सरकार को इससे। और सरकारी क्षेत्र में डोमिसाइल लागू करे, साथ में पारदर्शिता लागू करे, तब जाकर के यहाँ पे जो है सो कुछ विकास दिखाई देगा। अभी जो है सो सरकारी दफ्तर का ये हाल है, ब्लॉक का, प्रखंड का, जिला कार्यालय का ये हाल है, यहाँ तक कि न्यायालय का, कोर्ट का ये हाल है कि बिना पैसा दिए हुए एक भी काम नहीं होता है। कोर्ट में जो बेलर को बेल मिल जाता है, तो बेलर को बेल मिलने के बाद जो वो उसका जो पेपर जेल ले जाया जाता है छुड़वाने, वहां भी पैसा मांगता है। जब कोर्ट में काम है इस तरह से, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा? हर एक जिला कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में, हर एक जगह जो है तो भ्रष्टाचार है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं पैनल में, वो उनको भी पता होगा कि प्रखंड में किस स्तर का भ्रष्टाचार है। अभी हर एक प्रखंड में खुलेआम हर काम के लिए रिश्वत लिया जाता है, एक भी काम बिना रिश्वत का नहीं होता है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ ये बात। इसीलिए जब तक सरकार के लोग सही नहीं होंगे, सरकारी कार्य सही से सुचारू रूप से नहीं होगा, तब तक ये बिहार की स्थिति नहीं सुधर सकती है, बिहार में रोजगार डेवलप नहीं हो सकता है। चलिए, कि सरकार के लोग जो यहाँ बैठते हैं वो इस बात पे ध्यान दें और इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। चलिए ठीक है दिलीप जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, तो हम आपका सवाल उनसे जरूर लेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, आपको नहीं लगता कि आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, नौकरी का, पलायन का, लेकिन जिस तरह से आप लोगों को उठाना चाहिए उस तरह से उठता हुआ नहीं दिख रहा? चुनावी मुद्दा क्या बन रहा है कि जमाई आयोग बना लेना चाहिए, तो उधर से वार किया जा रहा है कि तलवार से केक काटा गया। ये सब तरह की बातें हो रही है, लेकिन जो अहम मुद्दा है, जो लोगों की नीड्स है, उस पे उस गहनता से बात नहीं हो रही है। ये जो जमाई आयोग है ना, बिहार के 14 करोड़ आम आवाम से ही जुड़ा हुआ है। यही सवाल तो हम उठा रहे हैं कि बिहार में जो 14 करोड़ जो बिहारी है, जिसमें पुरुष और महिला हैं, क्या वो लोग उसके लिए डिजर्व नहीं करते थे? क्या सिर्फ उनके आयोग में दामाद ही चाहिए? तीनों आयोगों में दामाद को भर दिया। जो जनता दल यूनाइटेड की वर्किंग कमेटी है, उस वर्किंग कमेटी में न्यायालय में नियुक्ति होती है, तो जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग कमेटी की दोनों बेटियों का सिलेक्शन हो जाता है। क्या वही डिजर्व करती हैं? यही तो सवाल हम उठा रहे हैं, वही चीज तो हम उठा रहे हैं, उस चीजों को। महिला आयोग में अगर ये हो, कोई तकनीकी खराबी है? जो डीके बॉस है, जो डीके बॉस को हम कहते हैं, उनकी वाइफ आ जाती हैं, उनकी बीवी आ जाती हैं और अपने पति का नाम ना रख के अपने पिता का नाम रखी हैं। वो क्या छुपाना चाहती हैं? तो ये सवाल तो बिहार के आम आवाम से ही जुड़ी हुई चीजें हैं, और इसी चीज को तो हम जोड़ के बता रहे हैं आपको। और हमने हमेशा से कहा है कि कैसे समस्या का हल निकलेगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कब आएगा वो दिन जो बिहार में रहने वालों को, बिहारियों को पलायन नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए, बिहार में हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ई श्रम पोर्टल पे जो है, ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ के करीब लोग जो है, श्रमिक जो है, अदर स्टेट में जाते हैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन ये संख्या 5 करोड़ के करीब है। बिहार में एनडीए समर्थित सरकार 20 सालों से है, और उसके बाद भी सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में जितने राज्य हैं उसमें पलायन का केंद्र अगर बिहार बना हुआ है, तो सरकार को जवाब देनी चाहिए। इसी पे तो हम बात करते हैं।
जो हम बात करते हैं 20 सालों में जो बजट, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, 125 लाख करोड़ के पैकेज, फिर पता चलता है कि 56,000 करोड़ के पैकेज। उन पैकेजों के बाद भी अगर कोई लघु कारखाने अगर नहीं खुलते हैं, उद्योग धंधे नहीं खुलते हैं, पार्क, टेक्सटाइल पार्क यहाँ से दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो ये तो सवाल हम उठाते हैं और हम वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये सरकार से ही तो हम सवाल करते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। और हमने कहा था कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन की सरकार में 5 लाख नियुक्ति पत्र दिए और 3.5 लाख पाइपलाइन में डाल के आए थे। जिस तरीके से दिलीप जी बता रहे थे, दिलीप जी के साथ मैंने कई शोज किए हैं, कई डिबेट हमारे उनके साथ में हुए हैं, और हम कहते थे कि जो 74% जो बच्चा लाया है और जहां 46% लाया है, उसमें पारदर्शिता सरकार की नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 46% वाले को 74% वाला आज भी लेके अपना डिग्री घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा? सत्ता में बैठे हुए लोग लाएंगे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त हैं कि अगर हम कोई भी उनको डेटा देते हैं, नीति आयोग का डेटा देते हैं, शिक्षा का डेटा देते हैं, पलायन का डेटा देते हैं, तो वो कहते हैं कि विपक्ष में बैठे हुए लोग सिर्फ प्रोपगंडा फैला रहे हैं। तो ये चलिए, ठीक बेशर्म है। लोग हैं, बेहुदा बातें करते हैं। ठीक है आरजू जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री धीरेश कुलश्रेष्ठ जी भी हैं, जो हमें काफी अच्छे से समझा पाएंगे। बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं, तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। धीरेश जी, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी की कहीं ना कहीं एक सीमा है, एक सीमा तक ही दी जा सकती है, लेकिन प्राइवेट नौकरियों के लिए क्या किया जा सकता है जिस वजह से लोगों को रोजगार मिले, पलायन ना करना पड़े? जी सभा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सभा जी, पहले तो मैंने सभी छात्रों को सुना और सुनने के बाद मुझे, चूंकि मैं अर्थशास्त्र विषय का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हमारी युवा पीढ़ी इस तरीके से पीड़ित है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और ये कमोबेश पूरे राष्ट्र के ही अंदर लगभग ये स्थिति बन रही है। कारण ये है, उसके पीछे कारण ये है, और शायद सारे हमारे जो, चूंकि हमारे तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इनको सबको इस चीज का एहसास होगा कि एक सबसे बड़ा मूल कारण है जनसंख्या का बढ़ना। हम विश्व में प्रथम स्तर की जो है ना, पहले नंबर पे आ गए हैं चाइना को क्रॉस करके जनसंख्या के संदर्भ में। तो ये तो बात हुई समस्या की, लेकिन जहां तक ये बिहार राज्य की बात है और बिहार में रोजगार की समस्या की बात है, कहीं ना कहीं सभी को आप सुन लिए, लगभग 4 प्रवक्ताओं को हम लोग सुन लिए, रोशन जी को सुन लिए, सन्नी जी को सुन लिए, दिलीप जी को सुन लिए और आरजू खान साहब को सुन लिए। मैं 4 लोगों को सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि रोजगार से ज्यादा वहां पर जो मूल समस्या है वो भ्रष्टाचार की है, यानी कि गुड गवर्नेंस से रिलेटेड बात ये सारे लोग कर रहे हैं। रोजगार की समस्या अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रोजगार, अगर इकोनॉमिक्स में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पर। सी इज द फंक्शन ऑफ बाई। बाई मींस इनकम। इनकम किससे जनरेट होती है? इन्वेस्टमेंट से। एक किसी हमारे छात्र ने, शायद रोशन ने ये बात कही कि देखिए कि प्रति व्यक्ति आय, उन्होंने तुलना की गुजरात राज्य की और बिहार राज्य की, और तुलनात्मक अध्ययन से ये समझ में आता है कि वहां पर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर निवेश प्रक्रियाएं सरल हैं, नंबर 1। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, नंबर 2। नंबर 3, जिस तरीके से सरकार को एक माहौल, एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए, वो डेवलप कहीं ना कहीं बिहार के राज्य में अभी नहीं कर पाई है सरकार। और यही कारण है कि वहां पर जो, जैसे कहते हैं ना कि बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब तक वहां पर, जैसे मुझे याद, मैं पढ़ रहा था जब आपका ये मुझे आज आमंत्रण आया कि भाई आपको रहना है टीवी पे, तो बांका में एक सीमेंट फैक्ट्री खुलनी है। अब वो खुलेगी कब? आपके इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आप उसमें एक टैगलाइन चला रहे हैं कि बिहार में रोजगार की जो समस्या है वो चुनावों के समय पे क्यों निकल। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये किसी, देखिए इसको ऐसे समझने की जरूरत है, ये हमारी युवा पीढ़ी जो है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इनको अगर हम इग्नोर करेंगे तो आगे, ये हमारा भविष्य है, ये देश का भविष्य है।
और अगर देश के भविष्य को कोई भी सरकार, चाहे वो बिहार राज्य की हो, चाहे वो अन्य राज्य की हो, अगर रोजगार जैसी मूलभूत समस्या, जो मूलभूत उसकी जरूरत है, अगर वो पढ़ लिया, अगर वो तैयार है, अगर वो रोजगार के लायक है, 15 से 29 साल की उसमें LFPR 3 तरीके के उसमें दिए हैं। इकोनॉमिक्स में मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जी। यहाँ पर मूलभूत बात करना चाहता हूँ सभा जी। ये बड़ा ही ज्वलंत विषय है, और इसमें अगर राजनीति और भ्रष्टाचार दोनों ही हो रहे हैं तो ये दुखद है। ये उस राज्य के लिए दुखद है, और ये सच है। रोशन ने कहा कि यहाँ पर वो UPSC की तैयारी कर रहे थे कि दिल्ली में जो है ना वो देख रहे हैं, या अन्य राज्य में देख रहे हैं कि यहाँ का जो युवा है वो माइग्रेट होके आ रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब ये है कि वो रोजगार करने लायक है, यानी कि उसके अंदर स्किल्स की कोई कमी नहीं है, यानी कि वो काम करना चाहता है, यानी कि उसके अंदर जो है ना, जो भी आप कहीं भी किसी प्रकार का काम देख लीजिए, बिहार, पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, NCR में भी चले जाइए, छोटे से लेके बड़े तक काम सारा का सारा जो है ना बिहार से माइग्रेटेड युवा। इसका मतलब ये है कि हमारे बिहार के बच्चों में स्किल्स की कोई कमी नहीं है। हमें सिर्फ बात की है कि उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। किसको अपना घर अच्छा नहीं लगता है, किसको अपने घर में रहना पसंद नहीं है, वो अपना घर छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर आकर के अगर वो छोटे मोटे या बड़े से बड़े काम के लिए इधर उधर काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम लोग गिग इकोनॉमी, है ना, गिग इकोनॉमिक वर्क कर रहे हैं, कैजुअल वर्किंग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बड़ा ही उस सरकार को दोबारा से रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने 2024-25 का आपका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, अभी देखा बिहार राज्य का, तो मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि ये स्थिति केवल और केवल शहर में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी बिहार के देखी गई है। मैडम, अगर मैं इसको थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बेरोजगार के 3 डिफरेंट सूचक जो है ना, श्रम शक्ति सहभागिता दर, जिसको हम LFPR कहते हैं, श्रम जनसंख्या अनुपात WPR, और बेरोजगारी दर UR, ये तीनों ही जो है ना, तीनों के रूप में अगर हम इसके डेटा को देखें तो पूरा डेटा है दिया गया है जो LFPR का है। बिहार का समग्र डेटा जो है ना, ग्रामीण में 56% है, और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 32% है, यानी कि वहां पर LFPR बहुत ही कम है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। अब जब ये इतना कम है, इसका मतलब है हमारे रोजगार के साधन जितना हम सुन रहे हैं, है ना, या जितना हम न्यूज के माध्यम से या अन्य खबरों के माध्यम से, उन्हीं का सरकार का ही इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, और इधर उधर की खबर कोई कहेगा साहब आपने X पेपर से या कहीं और से खबर ली, ऑथेंटिक है। इकोनॉमिक सर्वे आपका बता रहा है कि केवल 32% ही आप जो है ना वहां पर दे पा रहे हैं। उसमें भी सबसे बड़ी बात रोजगार दे पा रहे हैं, उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाओं की संख्या बहुत ही गंभीर स्थिति में है। जो महिलाओं की स्थिति है वो ग्रामीण में 33%, वो भी कौन से काम कर रहे हैं, वो छोटे छोटे, जैसे कि आपके लघु उद्योग है, जैसे कि आपका डेयरी उद्योग है, इनसे ऐसे ऐसे कामों में वो सम्मिलित हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने मैडम, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात की बात एक बच्चे ने की, हमारे रोशन जी ने बात की। देखिए, गुजरात का जो मॉडल था वो अपने आप में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से, अमूल एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया को है, व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए। दूसरा, लिज्जत पापड़ एक ऐसा है कि लिज्जत पापड़ जब शुरू हुआ तो लिज्जत पापड़ के पीछे महिलाओं को संगठित करके, क्या ऐसे कोई कदम बिहार सरकार को नहीं उठाना चाहिए? पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, मैं राजनीतिक विषय पर नहीं बोलूंगा, उसके लिए मेरे अन्य साथीगण हैं यहाँ पर, लेकिन अर्थशास्त्र विषय का जानकार होने के नाते मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर पर जल्दी ही निर्णय नहीं लिया गया या और सकारात्मक चीजें नहीं उठाई गई, ऐसा नहीं है, ये भी सच है। मैं कुछ अभी शायद मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में ही मैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी गया था, वहां पर कुछ बच्चों की नई नियुक्ति हुई है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो वहीं के ही हैं, भागलपुर के ही हैं, आसपास के, तो मैं PhD ले गया था। मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार में रोजगार मिला, लेकिन उसकी दर, जो उसका रेट है, जो उसका जो उसकी स्पीड है, वो बहुत कम है। आज की डेट में रोजगारी दर को 32%, मैडम 32% शहर में
अगर बेरोजगार दे पा रही है सरकार, तो 32 में से आप घटा लीजिए कितना रह गया। 68% लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं और कहां पर बेरोजगारी जा रही है। 55% दोनों को मिला लें, अगर हम लोग पुरुष को मिला लें 78 ये दिखा रहे हैं, इन्हीं का सर्वे को कोट कर रहा हूं, और 32% महिला को दिखा रहे हैं और 55% इनका समग्र निकल के आ रहा है टोटल। तो लगभग आधे से ज्यादा आबादी हमारी जो है ना वो बेरोजगारी की स्थिति में है, युवा वर्ग की बात कर रहा हूँ। और यही कारण है तो आज भी ये मुझे कहते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है और बड़े गर्व से मैं ये बात कहता हूँ कि बिहार के छात्र जो है ना आज भी यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं और सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं। बहुत मेहनती, बहुत लगनशील, बहुत ही अपने आप में स्किल्ड। और दुख की बात यह है कि राजनीतिक विषयों के कारण या अन्य जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस ना हो पाने के कारण, हालांकि ये भी सच है कि एकदम कोई रात दिन में नहीं पॉसिबल कर सकता, लेकिन जब हम समग्र पटल पर इसकी समाजी बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये देखेंगे कि गुजरात एक राज्य है 13 करोड़ का जनसंख्या वाला राज्य जिसका नाम बिहार है। 13-14 करोड़ के आसपास जनसंख्या जा रही है, 14 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। इतना बड़ा राज्य और हर इसकी संस्कृति, इसकी हिस्ट्री, इसकी कल्चरल पूरा लेगेसी है बिहार की। भाई बिहार कोई आज का नहीं, बिहार का अपने आप ऐतिहासिक प्रदेश है रहा है। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के, अगर मैं शिक्षा जगत से बात करूं, चाहे राजनीतिक विषय में भी जेपी आंदोलन से लेके कितने नेता और मतलब देश को दिशा दी है इसने, देश को नेता दिए हैं, देश को लीडर्स दिए हैं बिहार ने। बिहार को जिस तरीके से आज जो है ना इग्नोरेंस का शिकार हो रहा है बांका युवा, ये बड़ा ही निंदनीय है और इस पर जो है ना सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से वहां पर निवेश की प्रक्रिया को बहुत जल्द और बहुत सरल करने की जरूरत है। चाहे किसी भी तरीके से निवेश हो, देखिए जरूरी सर, क्या है जी। ठीक है सनी जी, 1 मिनट सनी जी, आपका रुख करेंगे। जी सनी जी आपका रुख करेंगे हमारे। ठीक है सनी जी बोलिए। देखिए मैम, क्या है ना कि बिहार में राजनीति दल जितने भी हैं, जो कोई भी राजनीति दल हो, वो उनको बिहार के विकास में सबसे पहले उतरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो बिहार के विकास में वो नहीं सोचते हैं, वो अपना राजनीतिक दल और अपना राजनीतिक कैरियर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि जैसे महिला बिहार में अभी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है कि बिहार में महिलाओं का विकास, महिलाओं को लेकर आरक्षण की बात की जाती है, महिला संवाद, महिला को लेकर के ये योजना, ये वो योजना निकाला जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर बिहार में सबसे ज्यादा जो हालत खराब है ना वो बिहार में महिलाओं का है। काहे कि हम जैसे देखते हैं कि ठीक है सनी जी, आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी भी हमारे साथ है, जो कि राजनीति का हो या फिर सामाजिक मुद्दा का हो, सबकी अच्छी खासी पकड़ है इनमें उनकी, और वो जमीन पे लगातार जुड़े रहते हैं। तो वो जमीनी हकीकत क्या है रोजगार को लेकर बिहार में, उनसे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा। तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या हकीकत है बिहार में अभी रोजगार को लेकर, जमीनी स्तर पर बात की जाए तो? जी बिल्कुल सबा, रोजगार हो, नौकरी हो या फिर पलायन हो, बिहार में बड़ा मुद्दा है ये। और 2020 में हमने देखा था, और 2020 बिहार विधानसभा सभा के जो नतीजे आए थे उसने स्पष्ट कर दिया था कि नौकरी या फिर रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है बिहार के। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कैंपेनिंग की थी और लोगों के बीच वो जाकर उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी, यानी महागठबंधन की सरकार बनी, तो कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी उसमें पहला जो साइन होगा उससे 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और ये जो उनका फार्मूला था वो काफी हिट हो गया था। आपने देखा होगा कि जो नतीजे आए थे उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई। तो निश्चित रूप से चाहे 2020 की बात करें या फिर 25 की बात करें, आज भी बिहार में नौकरी, रोजगार और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार की सक्रियता बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है, मैं थोड़ा सा ही कहूंगा, क्योंकि अभी भी ग्राउंड पर बहुत ज्यादा असर जो है वो नहीं दिख रहा है, चाहे नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर पलायन की बात हो। लेकिन असर दिख रहा है, बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन असर दिख रहा है।
नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सक्रिय हुई है। और इस बार आपने देखा कि जिस तरीके से 2020 में तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, उसके बाद एनडीए ने कहा था कि हम 12 लाख तक देंगे जी। और उस क्षेत्र में काम भी कर रही है नीतीश कुमार की सरकार। सरकार का दावा है करीब 9.5 लाख के आसपास हमने नौकरियां दे दी। रोजगार के बारे में उन्होंने कहा था कि हम 20 लाख जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देंगे। उस दिशा में भी जो सरकारी तंत्र है उनका कहना है कि करीब करीब हमने 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे दिया है और वो 6 महीना का समय मांग रहे हैं कि जो 6 महीने का जो समय बचा हुआ है 2025 के विधानसभा चुनाव में, उससे पहले जो हमारा टारगेट था उसको हम पूरा कर लेंगे। जी। तो निश्चित रूप से इस बार भी चाहे रोजगार का मामला हो या फिर नौकरी का मुद्दा हो या फिर पलायन का मुद्दा, इस बार भी सबसे बड़ा मुद्दा ये होने वाला है। क्योंकि आज भी अगर आप विपक्ष की बात करें तो आज भी तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। बिल्कुल। आज भी अगर प्रशांत किशोर पूरे राज्य भर का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वो नौकरी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे आप वोट मत कीजिए, आप अपने बेटे के लिए वोट कीजिए। आपका जो बेटा है उसको नौकरी मिले, इसके लिए आप मुझे वोट कीजिए। आपका जो बेरोजगार बेटा या भाई या पति आपके घर में बैठा हुआ है उसको हम रोजगार देंगे, इसके लिए आप वोट मुझे कीजिए। जो लोग पलायन कर चुके हैं उनको वापस लाने के लिए मुझे वोट कीजिए। तो चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर हो, सभी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो बिहार कांग्रेस की जो पूरी यूनिट है वो सड़कों पर उतर आई थी। बिल्कुल। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था या तो नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। तो इस बार भी 2025 में ये ज्वलंत मुद्दा है, वो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो या फिर पलायन का मुद्दा। और मुझे लगता है कि ये रहेगा, क्योंकि इतनी आसानी से ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। अगर इतने सालों तक आपने नौकरियां नहीं दी है, इतने सालों तक आपने रोजगार नहीं दिया है, इतने सालों तक आपने पलायन नहीं रोका है, तो आपकी थोड़ी सी जो सक्रियता है वो काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको खुलकर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल, खुलकर आगे आना पड़ेगा। आपको प्राथमिकता के तौर पर आपको लेना पड़ेगा, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो या फिर नौकरी का मुद्दा हो। तो निश्चित रूप से सक्रियता बढ़ी है, सरकार काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जागते जागते काफी ज्यादा समय हो गया सरकार। अगर शुरू से सरकार इस तरफ ध्यान देती तो मुझे नहीं लगता है कि समस्या इतनी जटिल हो जाती। आपने देखा कि कोरोना में लाखों करोड़ों जो लोग थे वो वापस बिहार आए थे। सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, सभी लोगों को ये कहा गया था कि अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको राज्य में ही यानी बिहार में ही आपको रोजगार मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि किसको अपने घर में रहना अच्छा नहीं लगता, सब चाहते हैं कि अपने घर में रहें, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें रोजगार नहीं मिला, बेबस होकर मजबूर होकर उन्हें वापस फिर से जाना पड़ा। ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की विफलता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी सक्रियता जो है वो सरकार के अंदर जरूर दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि इसमें लंबा समय लगेगा। सरकार किसी की भी आए, इसमें समय लगेगा, लेकिन सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। 2025 में किसी की भी सरकार बने, सरकार को इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ज्वलंत मुद्दा हो, चाहे पलायन, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर नौकरी का मुद्दा। जी।
चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, दिनेश जी आपका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों में से एक दर्शक ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है, उनका नाम जयप्रकाश यादव है, उन्होंने कहा है कि इस बार अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं। ये सवाल तो हमें बीजेपी के प्रवक्ता से या जो जेडीयू के प्रवक्ता से लेना चाहिए था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो इसका जवाब मैं दिलीप जी से लेना चाहूंगी। दिलीप जी, बिल्कुल मैम। इस बार जो युवा है वो क्या इसी सोच से आगे तो हम चलेंगे लोग का जिस भी यही तरह नारा से है, हम लोग का जयप्रकाश भी यही नारा यादव है जी कि भी अगर सप्लीमेंट्री नहीं कह तो रहे वोट हैं? नहीं। जी सनी ये जी। बिल्कुल इस बार बिहार के छात्र छात्राएं, बिहार के युवा किसी भी हम्म किसी भी पॉलिटिकल जाल में फंसने वाले नहीं है। कोई भी नेता ये चाह लेंगे कि वो चुनाव के समय हम बड़ी बड़ी बातें बोल दे, घोषणा कर दे, वादा कर दे और उस पर हम्म विश्वास कर ले, तो हम लोग विश्वास किसी नेता पर नहीं करने जा रहे हैं इस बार। मैं एक लाइन में बोल दूं, किसी नेता पर विश्वास करने हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई बार विश्वास करके हम लोग धोखा खा चुके हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणा, बड़ी बड़ी वादा, और जब सरकार में आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। तो इसलिए हम्म हम लोग किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लागू कर देंगे उसी पे भरोसा करेंगे। और इसलिए हम लोगों ने कहा है इस बार, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। तो सरकार को ये दिखाना सप्लीमेंट्री होगा नहीं तो जो वोट नहीं, युवाओं के दिलीप साथ भैया। है। अगर नहीं दिखा पाए तो फिर वोट नहीं हम्म मिलेगा। जी सनी जी, और हाँ, हम लोग अगर देखिए मैम, डोमिसाइल अगर लागू नहीं किया इस सप्लीमेंट्री बार तो रिजल्ट वोट नहीं नहीं आता मिलने है जा तो रहा हम है। एक एक करके हजारों बोलिए। युवा हैं, हजारों हजार की युवा में है संख्या में, हम लोग 10,000 तो ऐसे ही हम लोग 10,000 से 20,000 के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं लगभग लाखों की संख्या में इस बार वोट का अंतर होगा। और हम लोग देखिए, सबसे पहला बात है ना कि इतने दिन हम लोग रिखटे हैं यहाँ पे गर्दनी बाग में 6 महीना तक। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, अगर गर्दनी बाग में इतना दिन झेलने के बाद भी, लाठी डंडा खाने के बाद भी, ये कपकपाती हुई ठंड से लेकर के इतना कड़कती हुई गर्मी आ गई पूरा एकदम। और यहाँ पर भी इतना हालात खराब हुआ कि यहाँ पर जैसे भूख हड़ताल पे लोग बैठे, उनको इस तरह से कि किसी तरह से उनका इतना बीपी हाई हो गया कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हम्म तब जाकर के वो भूख हड़ताल मजबूरी बस पे तोड़ना पड़ा। यहाँ तक हुआ मैम कि हम लोग विपक्ष के पास भी जी गए, विपक्ष के पास भी गए, के पास भी गए, लेकिन किसी को इतना अंदर से ये नहीं लगा कि आकर के इनको कुछ आश्वासन दे दिया जाए और उन लोगों के द्वारा हम लोगों का भूख हड़ताल खत्म कराया जाए। हम लोग खुद अपने तरीके से भूख हड़ताल मजबूरी बस खत्म किए, काहे कि ऐसा हालत हो गया, अगर किसी का वहां पर मृत्यु भी हो जाता ना तो हमको लगता है कि नहीं, वहां पर कोई एक्शन नहीं लेता। सीधा सीधी सरकार ये कहती कि तुम लोगों के अपना कमी के कारण ये हुआ है, तुम लोग बेमतलब का ये यहाँ पर बैठे हुए। हालांकि बोलती ही है कि बेफालतू का वहां पर प्रशासन आकर के बैठती है, बोलती है कि तुम लोग बेफालतू के यहाँ पर बैठे हुए, तुम लोगों को सुनने वाला नहीं है। हकीकत चलिए बात है, ठीक है, ये आए दिन वहां पर गर्दनी बाग में लोग बैठते हैं, ऐसा होता है। तो हम यही चाहते ठीक हैं है कि सनी जी, सप्लीमेंट्री नहीं तो दिनेश जी भी वोट कुछ नहीं, हम कहना लोग चाह हर रहे हाल थे। में बहिष्कार करेंगे वोट का। कोई भी हो, जी सत्ता दल के हो, अगर हमारा साथ देती है सप्लीमेंट्री के लिए, अगर वो हाथ उठाती है कि हाँ सप्लीमेंट्री तुम्हारा दिलाएंगे, तो हम हर हाल में, हम चाहे तो हमसे स्टंप पर करवा ले, लेकिन हम उनको साथ देंगे, एकदम हर हाल में साथ देंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा जिस प्रकार से टीआर 1 में आया था, तो हम लोग हर हाल में बहिष्कार करेंगे। एनडीए सरकार हो, महागठबंधन सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हम लोग सप्लीमेंट्री आएगा तभी हम लोग देखिए मैम, हम लोग छात्र हैं, हम लोग कोई नेता जी नहीं है। और बिहार में रोजगार की बात है, हम लोग को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो ये कितना बड़ा, अगर छात्र 120 में 102 नंबर लाकर के यहाँ पर रोड पर है तो और कितना नंबर चाहिए। जैसे बहुत सारे महागठबंधन की सरकार में लोग बोले थे कि यहाँ पर बिहार में लोग शिक्षित युवा नहीं मिलते हैं, हम इसलिए अगला अलग से दूसरे राज्य से छात्र ला रहे हैं। तो बताइए वहां से जो भी लोग बोले हैं, अब 120 में 102 मार्क्स लाकर के यहाँ पर रोड पे बैठे हुए, तो क्या हमारे हमें टैलेंट नहीं? आप बैठ के इंटरव्यू लीजिए ना। हम तो इतना कहते हैं कि आप बैठ के इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू देने के बाद हमको रोजगार दीजिए, लेकिन रोजगार दीजिए। आप हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, लेकिन आप कुछ भी जो जिस प्रकार से हमारा जांच करना है जांच कीजिए, लेकिन हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी कीजिएगा तो आने वाला दिन में एक और बड़ा महाआंदोलन का हम घोषित करेंगे, और जल्दी ही महाआंदोलन होगा, और उस दिन बहुत बड़ा निर्णायक आंदोलन होगा। शांतिपूर्ण तरीके से होगा। महात्मा गांधी हमारे बापूजी का नियम अपनाते हुए हम लोग काम करेंगे, लेकिन करेंगे हम लोग बैठने वाले, चाहे आप डंडा बारिश कर लीजिए, आप आग बरसा लीजिए, पानी बरसा लीजिए, हम लोग बैठने वाले नहीं है। इस सरकार से हम मुंह तोड़ जवाब, जिस प्रकार से सरकार लाठी के दम पर हम लोग अहिंसा तरीके से, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए सरकार को हम चोट देंगे, और वोट का चोट तो हर हाल में देंगे। चलिए ठीक है सनी जी। जी धीरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। सभाजी देखिए, ये जो आक्रोश हमें आज की युवा पीढ़ी में दिख रहा है, और वो जायज है। जायज इसलिए है कि उनका हक कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए, छात्र पढ़ता क्यों है? कोई भी व्यक्ति पढ़ता क्यों, अध्ययन क्यों करता है? लेकिन ये बात भी सच है, तो सौरभ जी ने बताया कि ये समस्या एकदम अभी की समस्या नहीं है। ई श्रम पोर्टल गवर्नमेंट का है, उस पर मैंने जब जाके देखा तो मैंने ये पाया कि 2.9 करोड़ से ज्यादा लोग
है ना, पलायन करते प्रतिवर्ष बिहार से, केवल बिहार से लगभग 3 करोड़ के आसपास। अब 14 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, 3 करोड़, उसमें युवा कितने हैं, फिर महिलाएं कितनी हैं, फिर उसमें 3 करोड़ लोग अगर चले जाएंगे बाहर रोजगार की तलाश में, आप समझ सकते हैं कि पलायन कितना बड़ा विषय है। और ये गवर्नमेंट का पोर्टल बता रहा है, सरकार का पोर्टल बता रहा है कि इतने लोग जा रहे हैं बाहर। अब जा रहे हैं तो इनके लिए रुकने के लिए मतलब जो रूल्स हैं, जो हम अरसास को समझ सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझ सकते हैं, इट्स नॉट ए गेम ऑफ डे एंड नाइट। इसमें एक दिन एक रात के अंदर नहीं होगा। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट सीरियस प्रैक्टिसेस। अब सीरियस प्रैक्टिसेस क्या है? नंबर 1, वहां पे निवेश की प्रक्रिया को बहुत सरल करने की आवश्यकता है, जैसे कि पूरे राष्ट्र से हैदराबाद, हरियाणा का गुड़गांव, जो एनसीआर में अगर हम लोग चले जाएं तो नोएडा, उधर बेंगलुरु कर्नाटका में, उन्होंने अपने आप को आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया। क्या बिहार अपने आप को, या बिहार की जो नीतियां बनाने वाले जो लोग हैं, वो कुछ इस तरीके के नीति बना सकते हैं क्या जहां से ज्यादा रोजगार पैदा हो? केवल सरकारी नौकरी, देखिए किसी की भी सरकार आ जाए, 100% सरकारी नौकरी देना किसी सरकार की बस की बात नहीं, क्योंकि रोजगार के इतने उनके पास साधन ही नहीं है कि इतने अवसर पैदा कर सके। ये सच है, ये सच्चाई है, दर्पण है, कड़वी बात है, लेकिन सच है। ये किसी अगेंस्ट में, किसी के पक्ष में नहीं बोली जा रही, क्योंकि अर्थशास्त्र है ना। लेकिन हाँ, रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं, उसके पीछे है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए कम से कम निवेश की प्रक्रिया को सरल करना, नीतियां ऐसी बने जहां पर बिहार के जो बच्चे हैं, जो बिहार का युवा है, जो यूथ है, उसको ज्यादा से ज्यादा उससे जोड़ा जाए, उसकी स्किल्स के बेस पे। चाहे वो आईटीआई अगर करके आ रहा है, छोटे से छोटा, प्लम्बर से लेकर के, वेल्डर से लेकर के, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े, तो उसको रोजगार के साधन मिलेंगे। और इसके साथ स्टार्टअप्स को या नई स्कीम्स को वहां पर लागू किया जाए, जैसा कि सरकार घोषणा कर रही है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि एक दिन या एक रात की बात नहीं है कि एक दिन में ये कर देगी कोई सरकार। हाँ, ये सच है, ये बड़ा दुर्भाग्य है सभा जी, और ये बिहार के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र में भी। तो भारत में ये डेमोक्रेसी का, मैं कहूंगा सीधा जो है ना, एक्सप्लॉइटेशन है कि जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन आता है तब जो है ना, इसको सक्रिय ज्यादा किया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये केवल बिहार के संदर्भ में ही नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे राष्ट्र के संदर्भ में कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 मूल बातों को कहते हुए अपनी बात को विराम करूंगा। पहला, सरकार निवेश की प्रक्रिया को एकदम सरल बनाए, जिसमें वाइब्रेंट बिहार के लिए बात करे। बिहार एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहा है, आज भी है। आपको जानकारी के लिए बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित हो रहा है, और साथ ही उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस वक्त देख रही है डायरेक्ट। इसका मतलब वहां पर संभावनाएं अपार हैं। बौद्धिज्म सर्किट बनाया जाए जिससे रिलीजियम टूरिज्म बढ़े, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं जिससे कि रोजगार के नए अवसर पैदा हों। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, यानी कि गुड गवर्नेंस की बात हो, जिससे कि गुड गवर्नेंस के तहत कोई भी सरकार आए, वर्तमान की सरकार है या आने वाली सरकार है, वर्तमान की सरकार, ये सच है, सौरभ जी को मैं सुन रहा था, सभा जी प्रयासरत है, कर रही है, लेकिन चूंकि इसकी डिमांड बहुत है रोजगार के लिए, जो बेरोजगारी की दर है, मैंने जैसा कि पहले के वक्तव्य में बताया, वो बहुत ज्यादा है, उसको इतनी जल्दी पूरा कर पाना बहुत जल्दी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है दिनेश जी मैडम, थैंक यू। ठीक है दिनेश जी, समय की कमी है जी, तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी भी जुड़ चुके हैं। तो मनीष जी, मेरे सवाल पूछने से पहले दर्शकों के बीच में से एक दर्शक ने कहा है ये कि इस बार अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं, आखिर क्यों? आखिर लोग मजबूर क्यों हो रहे हैं इस तरह की बातें करने में? क्या कमी हो जा रही है जो रोजगार लोगों को मिल नहीं पा रहा, पलायन करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा और आपको और आपके दर्शकों को। मैं कार्यक्रम देखा, मैं न्यूज से आ पाया, इसके लिए मैं ठीक प्रकट करता हूं। देखिए, ऐसा है, मैं अपने मित्र को जिन्होंने यह सवाल किया है, मैं उनसे सबसे पहले तो यह कहूंगा कि थोड़ा यथार्थ में हम लोगों को आना चाहिए।
यथार्थ में इसलिए आना चाहिए कि हर चीज का एक हर क्षेत्र में अपडेट किया जाता है। जैसे आपने अभी रोजगार का विषय रखा, युवाओं को क्यों नहीं मिल रहा है रोजगार। मैं समझता हूँ कि इसको स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए कि युवाओं को आज की तारीख में रोजगार से निकलकर स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार का फोकस जो है वो अब स्वरोजगार के ऊपर ज्यादा है। आप स्टार्टअप को देखिए, जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है पूरे देश भर के अंदर। आज मखाना की खेती से लेकर और लीची और आम और अन्य पपीता और मछली पालन के क्षेत्र में बिहार किस प्रकार से स्वावलंबी हो गया है। तो ये जो विभिन्न क्षेत्रों में सरकार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जिस प्रकार से एक सर्टिफिकेट बन करके और बैंक के माध्यम से स्वरोजगार के प्रति लोगों को उत्साहित करने का प्रयास कर रही है, तो जो वैसे लड़के जो किसी कारण से मार्क्स के अभाव में सरकारी नौकरी में छट जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनको कम से कम स्वरोजगार की दिशा में ध्यान देकर सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है जो उनको सूट कर रहा है, उस ओर जाकर निश्चित रूप से जो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सरकार जो है, इस पर बैंकों पर भी हम लोगों का दबाव रहता है कि जो लड़के ऐसे आते हैं, जो स्टार्टअप के लिए लोग आते हैं, उसको मैक्सिमम सपोर्ट करने की जो एक पॉलिसी बनी है, मुझे लगता है कि वही एक सबसे बेहतर रास्ता है। और चुनाव आते हैं तो रोजगार का विषय नहीं होता। प्रधानमंत्री ने इसको शुरू से किया है और बिहार में भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। जब बैंकर्स की बैठक होती है तो सरकार इस बात की चिंता करती है कि कितने स्टार्टअप मिले, कितने लोगों को लोन मिला, कितने लोगों को स्किल डेवलपमेंट के वो सारा डेटा डिटेल्स लाकर और बैंकर्स जितने बैंक वाले लोग हैं उनकी क्लास लगाई जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रोजगार की जगह स्वरोजगार की ओर अगर हम बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पुरातन समय में भी अगर कृषि था, कृषि आर्थिक आधार था बिहार में या पूरे देश में, तो कृषि भी स्वरोजगार के रूप में ही हम उसको देख सकते हैं। हमारा भारत जो जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं ना, उस समय भी स्वरोजगार का माध्यम कृषि था और कृषि ही स्वरोजगार था। तो आज सरकार भी उसी क्षेत्र में डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी स्किल्ड वाले लोग हैं, सरकार उसको तो प्रमोट कर ही रही है। साथ साथ ऐसे युवा हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों की पढ़ाई कर आते हैं और उस सेक्टर्स में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो रोजगार देने वाले बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमारी सरकार आज की तारीख में प्रमोट कर रही है। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन अगर इतनी गहनता से काम हो रही है तो फिर लोगों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों पलायन कर रहे हैं लोग? नहीं देखिए, ये इसका सवाल देखिए मैं समझता हूँ थोड़ा कड़ा हो जाएगा। आप जिस तरह से पूछ रही है सवाल ना, मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो थोड़ा कड़ा जवाब हो जाएगा और अभी थोड़ा चुनाव का भी समय है, इसलिए इस सवाल से मैं बचना चाहूंगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जब पहले जब हम लोग सुनिए मेरी बात सुनिए, मनीष जी आपसे जब मैं मैट्रिक कर रहा था ना, तो जिस समय लिखे जाते थे ना बहुत सारे चीज, तो जो अच्छे लड़के थे वो तो पास हो ही जाते थे, जो चीटर थे वो भी चीटिंग करके पास हो जाते थे और बेरोजगारी की श्रेणी में सारे खड़े हो जाते थे। मेरे कहने का मतलब यही है, मेरे कहने का मतलब वो है कि आज भी जो बच्चे जो लड़के टैलेंटेड हैं, जो जिनका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि कैंपस में जॉब मिल जाता है। कुछ लोग उसके बाहर आते हैं तो उनको उसके बाद जॉब मिलता है, कुछ लोग बिना जॉब के रह जाते हैं, स्किल्ड होने के बाद भी किसी न किसी सेक्टर में डिग्री लेने के बाद भी। ये देखिए, ये जो भीड़ है, ये जो पॉपुलेशन, अब आप मुझे बताइए पहले मनीष सर से उनकी बात पूरी करने दीजिए। जी मनीष, ठीक है। मैं अपने मित्र से जो हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ। पहले जब यार्ड में एक ट्रेन लगती थी ना, तो 100-50-60 लोग मजदूर लगते थे एक ट्रेन की सफाई करने में, 7-8 घंटा लग जाता था। आज ऑटोमेटिक कॉकपिट जो वॉशिंग पिट है, वहां ट्रेन घुसती है और निकलती है और साथ ट्रेन जो है सिर्फ मशीन उसको साफ कर देता है। तो टेक्नोलॉजी जब देश में बढ़ता है तो उससे कहीं न कहीं रोजगार पर भी असर पड़ता है, कई चीजों का। लेकिन मैंने कहा कि बदला हुआ समय, इस बदले हुए समय में जब सरकार 10,000 रुपए ठेला बेचने वाले को पैसा दे रही है योजना बनाकर, जब 50,000 रुपए का मुद्रा लोन हर व्यक्ति को मिल रहा है, हर स्तर के लोगों के लिए सरकार ने बैंक से जब सहायता की कोशिश की है, तो मुझे लगता है, मैं कहूंगा तो कहेंगे कि पकौड़ा बेचकर नौकरी पाओ या रोजगार पाओ वाली बात आ जाएगी तुरंत। इससे मैं उस मुद्दे पर, उस एंगल पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे घर में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, बीपीएससी नहीं
करवाए, यूपीएससी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तो कुछ रोजगार में लगे। और अब तो सरकार उनके साथ खड़ी नहीं रहती थी, आज सरकार भी खड़ी है, सरकार की योजनाएं भी खड़ी है और बैंकर्स भी खड़े हैं, तो उसका लाभ मुझे लगता है कि उठाना चाहिए। चलिए ठीक है मनीष जी। जी सनी जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ठीक है, आप स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, जो युवा मतलब कि सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो स्वरोजगार करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके शासन काल में जितना वैकेंसी दिखाया जाता है सर, कम से कम जितना वैकेंसी देख करके युवा फॉर्म भरते हैं, कम से कम उतना वैकेंसी पर लोग तो कम से कम ज्वाइनिंग होना चाहिए, उतना को रोजगार मिलना चाहिए सर। क्या हम जो छात्र हैं सर, हम एक बार हमरा पूरा करने दीजिए। बोलिए बोलिए। बीपीएससी टीआरई 3 के हम छात्र हैं, हमारी वैकेंसी 87,774 पोस्ट पे निकली थी, ठीक है सर। आप एनडीए में हैं और वहां पर वैकेंसी जितना निकाली गई थी उतना पर ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। 40,000 ही लोग ज्वाइन कराए और 40,000 तो हमको लगता है कि 35,000 लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन यहाँ पर जो है 2 साल 3 साल तक चलता रहता है, अच्छा से वेरिफिकेशन नहीं होता। तो 40,000 सर, अभी 40,000 ही ज्वाइन किया है। तो जितना हम लोग वैकेंसी का जितना वैकेंसी 87,000 ही वैकेंसी देकर के फॉर्म भरे थे सर, तो हम लोग का 1.5 साल से 2 साल जो टाइम बर्बाद हुआ, उसमें अगर स्वरोजगार की बात करते हैं, उसमें अगर हम जाते तो ठीक है, उसमें विकसित कर पाते। लेकिन आपने जो दिखाया, झूठा दिलासा दिलाया कि आप फॉर्म भरिए, आप शिक्षक बनिए, आपको रोजगार मिलेगा, आप 120 में 102 मार्क्स लाइए, लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिलेगा, ये बात आ गई। तो सर ये कहां तक सही है बताइए? हम लोगों को बदलाकर हमारा टाइम बर्बाद किया जाता है, हमारा कीमती समय बर्बाद किया जाता है सर, तो इस पर कुछ बात होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ सनी जी। पूरे देश में सरकारी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे ना, तो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास जॉब है मात्र, और 35 साल से कम युवा की अगर आबादी आप देखेंगे ना, तो 55 करोड़ है। भाई कहाँ की आप बात कर रहे हैं सनी जी? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सनी जी मेरी बात सुनिए, बात पूरी नहीं। भाई साहब, आप 5,000 कम युवा उस पर आप डिबेट करना चाहते हैं, या बिहार में युवा हमारे लगभग जो है तो कितने 30 आपको कितने परसेंट युवा है? मैं 7-8 करोड़ से ऊपर की बात कर रहा हूँ युवा की, उनके रोजगार की बात कर रहे हैं, आप 5,000 लोगों की बात कर रहे हैं। आप इस बात पर डिबेट कीजिए ना कि ये 7,000 का, ये 7 करोड़ सनी जी, ये 7 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? क्या शिक्षक सारे तैयारी में रोजगार पालेंगे, रेलवे में रोजगार पालेंगे? तैयारी में रोजगार नहीं पालेंगे सर, जितना वैकेंसी आप दिखाते हैं कम से कम उतना को ज्वाइनिंग करवाइएगा ना। हमारा क्यों एग्जाम बर्बाद हुआ? बस यही सवाल हम सरकार से चाहते हैं। आपको सुनिए सर, आपको इलेक्शन में जिता दिया जाए, आपको इलेक्शन में दिया जाए, उसके बाद बोला जाए कि नहीं आपको 2 साल के बाद आपको आवास मिलेगा, आपको आवास नहीं दिया जाएगा, आपका सवाल सही है, नहीं दिया जाएगा, आपका सवाल सही है, आप क्या बर्दाश्त जी आपका सवाल सही है, आपके सवाल से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपका एक सेक्टर का सवाल है या पूरे बिहार ओवरऑल की बात कर रहे हैं। हम गर्दनीबाग में 6 महीना बैठे हैं सर, शांतिपूर्ण तरीके से। वहां पर बेल्ट्रॉन वाले आए थे, वहां पर बिहार पुलिस। दरअसल अगर बात की जाए बिहार में रोजगार की, तो रोजगार को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। यहाँ तक कि बिहार में छात्र भी समय समय पर सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में कब लोगों को इतना रोजगार मिल जाएगा जो कि उनके लिए पर्याप्त हो, ताकि उन्हें पलायन ना करना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। और मैं अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगी कि अगर आप कभी कोई सवाल है, कोई मुद्दा है जो हमसे छूट गया हो और आप चाहते हैं कि उस मुद्दे को उठाया जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।